तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायद जनाब मोहम्मद खान अचगज़ई साहब, जनाब असद कैसर साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा, सियासी जमातों के अकाबरीन, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दानश्वर हज़रात, सामीन, जैसे कि मुझसे कबल आज के इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हर सियासी जमात ने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया और कुछ तजावीज़ भी रखे गए और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मुफ्ता इस्माइल ने और हमारे दूसरे जो मैशत से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात ने भी तफसीली अपना मकाला पेश किया। मुझे भी आज इस बात पे फ़ख्र है कि मैं सिंध के मरकज़ में उस शहर में जिसे मैं एक तारीख़ी शहर कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा कि ये सब कॉन्टिनेंट से लेकर पाकिस्तान बनने के बाद से ये सिंध जो है एक तारीख़ी हैसियत का आमिल शहर रहा है। जब हम ज़माने तालिब इल्मी में थे तब भी हम इल्म के साथ साथ अगर सियासी वर्कर्स थे, सियासत समझने के लिए, सुनने के लिए हम कराची का रुख करते थे। यहाँ बहुत ही तारीख से वाबस्ता प्रोफेसर मौजूद थे। लिबरल सियासत और मुतरक्की सियासत के जितनी भी क़यादत थी वो उसका पाकिस्तान भर में ज़्यादातर का ताल्लुक़ इस कराची शहर से था। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि गुज़श्ता 77 सालों में मेरे अकाबरीन बैठे, मैं सुनना भी चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ। बहुत सारे अकाबरीन से मैंने बहुत सी तारीख़ी बातें आज सुनी भी और मेरे इल्म में इजाफा भी हुआ कि 77 सालों में इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, यहाँ पे छोटे कौमियतों के साथ, यहाँ फलेजू साहब की जमात के हमारे लीडर साहब ने अपनी बात रखी और लेकिन वो शायद लड़काना जा रहे और रवाना हो गए। हमें कुछ उसके जवाब में कहना चाह रहे थे। बहरहाल सफदर अब्बासी साहब बैठे हुए, मैं बलूचिस्तान के उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ कि शायद ही वहाँ पे कोई 10% भी लोग इस तरह के होंगे कि आप उसको आइन की बात करेंगे, वो इस पे ताली बजाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ, इस मुल्क में अगर कोई आइन हो तो हम वो हमारा मुश्किलात और मसाइल का मदावा कर सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क में 77 सालों से जो साथ ही साथ पख्तूनख्वा के साथ जो कुछ हुआ, सिंध के साथ जो हुआ, पंजाब के मेहनतकश अवाम और मजदूर अवाम के साथ जो हुआ, बलूचिस्तान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 77 सालों में जिस तरह वहाँ पे जिबर किया गया, लोग किसी को ये एहसास आज तक भी एहसास नहीं हुआ कि कहीं उसको जालिम से किसी भी मरहले में, चाहे वो जमहूरी हुकूमत का नाम उसको दे, आइन की जो बहाली थी उसको दो का वो हवाला दे, किसी भी जगह पे वहाँ पे एक शख्स ये नहीं कह सकता कि इस आइन ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मुझे जालिम से छुटकारा दिया। 70 का इलेक्शन हुआ, 70 के इलेक्शन का जिक्र हुआ कि पाकिस्तान के नस्बतन तमाम इलेक्शन में एक वाहिद जो एक आज़ाद इलेक्शन था, गैर जानिबदार इलेक्शन था, वो 70 का था, जिसमें अवामी लीग ने बांग्लादेश में इलेक्शन जीता। बाकी 4 सूबों में, 2 सूबों में नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा सूबे में इलेक्शन जीता और 2 सूबों में सिंध और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने
بھٹو صاحب کی قیادت میں الیکشن جیتا. اور پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد ہماری اکابرین کو، ہماری قیادت کو یہ تاثر دی گئی ہے کہ چونکہ یہ ملک ابھی دو لخت ہو چکا ہے، ابھی اس ملک میں ایک متفقہ آئین بنانا ہے، اور متفقہ آئین جو ہے وہ تمام قومیتوں کے مظلوم عوام کے حقوق کا تحفظ اور گارنٹی دی. لیکن میں تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے کئی اکابرین نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، اس کو ووٹ بھی دیا، لیکن کچھ ہمارے جو نواب خیر بخش بری جیسے قائدین تھے، کچھ اور قائدین تھے، انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور ان سے 73 کے آیو کو ووٹ نہیں دیا، اس بنیاد پہ کہ ہم چونکہ عددی لحاظ سے پاکستان میں ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کر سکیں ایک آئین کے اس دائرے میں. انہوں نے سینٹ کے برابر نمائندگی اور اختیارات کا تقاضا کیا، کچھ دوسرے مطالبات تھے جو اس کے ساتھ نہیں مانے گئے، اور انہوں نے 73 کے آئین پہ دستخط نہیں کیا. اور وہی کچھ ہوا جب اس ملک میں 73 کا آئین بنا، سب سے پہلا اگر وار کیا یہ آئین سے ماورا اگر وار کیا تو بلوچستان میں ہمارے قائد سردار عطا اللہ مینگر صاحب کی گورنمنٹ کو گورنمنٹ منتخب حکومت کو ختم کر کے اور اس کے برخلاف ایک غیر آئینی حکومت کو وہاں پہ بنایا گیا. اور تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ جب سے سردار عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد جب تک 77 تک یہ حکومت رہی، ایک دن بھی وہاں پہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا. تاریخ بھی اس بات کا گواہ ہے، ایک بھی دن، کیونکہ اس میں اکثریت تھی اور اسمبلی. تو یہ بلوچستان میں آج جو صورتحال ہے، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. میرے دوستوں نے سردار عباسی صاحب نے بہت اچھی ایک بات پہ اشارہ کیا کہ اس تحریک میں بھی عوام کا اعتماد بحال کرانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، لوگوں کو اعتماد دلانا ہوگا. تو میں نے جس طرح بات رکھی کہ آج بلوچستان میں ابھی کوئی 60% نوجوان میرے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے بلوچستان پارٹی کے ساتھ کہ آپ آئین کے تحفظ کی بات کریں، وہ اس پہ یقین کریں. کیونکہ اس سے پہلے بھی آئین بنا اور ہمارے اکابرین نے اس پہ ووٹ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ ختم کی دی اور نیشنل پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سپریم کورٹ کے ذریعے. وہ منسٹر صلاح الدین صاحب چلے گئے، میں اس کو بتاتا کہ کہاں تک یہ آئین اور یہ عدلیہ آزاد رہی. سپریم کورٹ نے پابندی لگائی نیشنل پارٹی پہ، جو بچے میں پاکستان میں دوسری سب سے لارجسٹ پارٹی تھی، جس میں اس ملک کے تمام محکوم اقوام کی نمائندگی تھی، وہاں محنت کش عوام کی نمائندگی تھی، وہاں پہ لبرل قوتوں کی نمائندگی تھی، اور وہاں پہ جتنی بھی مترقی قوتیں تھیں اس کی نمائندگی تھی. اس پہ پابندی لگا دی اور 73 کا آئین کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد لیکن اس کے باوجود اس ملک میں ہمارے اکابرین جو ہے اس ملک کو چلانے کے لیے پھر بھی اس نے اس طرح مشر محمد خان صاحب نے اسلام آباد میں بات کہی کہ اس نے پھر بھی اس ملک سے بغاوت نہیں کی. اس نے اس ملک کو چلانے کے لیے یہاں پہ تاریخی بھی بنائی، یہاں مزاحمتی موومنٹس بھی چلائے. پونم ہو چاہے ایم آر ڈی ہو، سب سے زیادہ اگر اس میں حصہ رہا ہے یا اس ملک میں عدلیہ کے بالی ہو تو یہ بلوچستان کا. لیکن ایک بات یہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہوگا. ہم تو کہتے ہیں یہ اب جو محمد خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کی سربراہی میں ہر صوبے میں جا کے یہ جو سیمینار ہو رہے ہیں، لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے تمام محکوم مظلوم عوام کا ساتھ ملا کے یہی تاثر یہ باور کرانا ہوگا کہ آپ کے مفادات کا تحفظ اگر ہوگا تو اس الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. بلوچستان نیشنل پارٹی میں واضح کہتا ہوں کہ مرکزی کسی بھی سیاسی جماعت پہ ہمارا اعتماد نہیں رہا، لیکن آج بھی اگر بلوچستان نیشنل پارٹی اس الائنس کا، اس اتحاد کا حصہ ہے، اس کا ایک ہی صرف اعتبار جو ہے آج یہ اس ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کا اس وقت جو اسٹینڈ ہے موقف ہے اس کی قیادت کا عمران خان کا کہ وہ کہتے ہیں اس ملک میں جزیات میں نہ جایا جائے،
यहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने खालिद जनजू साहब ने एक तरफ इशारा किया और यहाँ पे फिरदौस साहब जो नकवी साहब है उसने इसका कोई और तावील निकाला। लेकिन इस बात सबका हमारी पार्टी जो ऐसे नतीजे पे पहुंची है कि आज तारीख इंसाफ के सरबराह जो एक बात कह रही है कि इस मुल्क की तबाही बर्बादी का जो बराह रास्त ये एक अमरीत की शक्ल में रही हो, यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहा हो या इसके पीछे बैठ के किसी गवर्नमेंट को बनाई गई हो, इस सब का पीछे जो है वो एक इदारा है, वो इस मुल्क का ये बखबरी इदारा और फौज है। जब तक फौज की मुदाखलत सियासत में रहेगी, यहाँ पे ना आइन चलेगा, न ये कोई कानून चल सकता है, न कोई गवर्नमेंट चल सकती है। अभी इस बात पे बलूचिस्तान के आवाम को अगर किसी बात पे एतमाद इस इत्तेहाद में रहने के लिए है बची है, वो ये बात रही है। और ये हमें इस वक्त जो पीटीआई के सरबराह जो इमरान खान जो है, जो इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है, ये भी हकीकत है। आज बड़ी जुर्रत के साथ जिस मौक़िफ़ के साथ वो जेल में बैठे हुए और ये कैद बंद बर्दाश्त कर रहे हैं। आज आइन और ये मैं वो जो इन्होंने बात की अपना मुश्ताक साहब जो मेरा चले गए प्रोफेसर साहब एक सियासी वर्कर है, उन्होंने इमाम मज़ारी की बात की। यकीनन इमाम मज़ारी के साथ जो कुछ हुआ हम इसकी मजम्मत हमारी पार्टी ने पहले भी की है और इसकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, ये 70 सालों 75 सालों में वहाँ पे सियासी वर्करों के साथ सोशल वर्करों के साथ जो कुछ हो रहा था वो तारीख का हिस्सा है। इस वक्त चाहे डॉक्टर मारंग हो, इसकी क़यादत में जितनी भी ख़वातीन जेलों में 8-10 महीने से हैं, क्या केसेस है इसके खिलाफ? बगावत भी है, गद्दार भी है। इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द जो है वो ख़वातीन है। और जो सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान को जबरी गुमशुदगी का था, आज वो नौजवानों से अट करके ख़वातीन पे आ गए। अब्बासी साहब वहाँ पे 1 महीने के अंदर 6 ऐसे ख़वातीन को नौजवान लड़कियों को घर से उठा के दहशतगर्दी के उसमें डाल दिया और गायब किसी अदालत में पेश किए बगैर बलूचिस्तान में। यानी सियासी वर्कर जो हज़ारों की तादाद में वो अपनी जगह पे, इस वक्त ख़वातीन को उठा के इस तरह के गायब किया जा रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अब लेकिन ये भी इस मसले का हल नहीं है। मेरे एक दोस्त ने वो चले गए, मैं इसे अर्ज करता कि आप ये तमाम चीज़ों से एक सेट पे बैठ के ये कहेंगे कि ये मसाइल का हल होगा, नहीं निकलेगा। जब तक इस मुल्क के तमाम सियासी जमातें जो वाकई इस मुल्क में एक आज़ाद पार्लियामेंट चाहता है, एक आज़ाद अदलिया चाहता है, या अपने कौमी और सियासी जमहूरी हकूक़ का दिफा चाहता है, तो उसको अपना हिस्सा डालना होगा और उसको आगे आना होगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ये आइन जो है वो सिर्फ जर्नलों और हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक डॉक्यूमेंट्स रह गया। इस आइन का और कोई काम नहीं रहा। न किसी को सिविल राइट दे सकते हैं, न ये दुनिया जहान में ये फेडरल गवर्नमेंट, ये अब जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा, सलाउद्दीन साहब ने भी अपने उसमें जिक्र किया कि मिसाल की जमहूरियत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ये दुनिया में एक कंसेप्ट मौजूद है, एक बहुत अच्छी कंसेप्ट मौजूद है। लेकिन इस तरह नहीं कि आज जो फेडरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की बात हो रही है हमारे मुल्क में, एक गजेटेड लोगों के चुने हुए यहाँ इसके जज जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे सकते हैं किसी में हुकूम को, किसी सूबे को, किसी आवाम को? जो ये एक नामनियाद अगर जाली गवर्नमेंट के नामजद करना हो, तो ये तमाम सूरत हाल का एक ही हल है। क्या आपने ईमानदारी के साथ इस अलायंस का हिस्सा बनना होगा, आगे निकलना होगा और ये कौम को, आवाम को, लोगों को मुतहद करते हुए जुद्दत के लिए आगे बढ़ना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं अट करके इससे अलग बैठ के
इंतजार करूंगा? नहीं। अब्बासी साहब, ये आपका 6 कनाल का इशू कभी खत्म नहीं होगा, ये मैं आज भी कर देता हूँ। आप और मैं इस बात का गवाह है, जो मोहतरमा के साथ जिस वक्त नवाब मरी साहब के बेटे की शहादत हुई थी, उसी दिन आप भी उसका गवाह है, मैं वहाँ पे मौजूद था। नवाब मरी के जो फातह के लिए मोहतरमा से आई थी, और मोहतरमा से उन्होंने पहले तो मजाक भी किया, उसको तंग भी किया गया कि पीपल्स पार्टी किस पीपल्स की पार्टी, ये पश्तून पीपल है, सिंधी है, बलोच है, किस पीपल को। लेकिन 1 घंटे के बाद फिर नवाब मरी ने कहा कि नहीं मोहतरमा, आपके खानदान के साथ बड़ा जुल्म हुआ, आपके वालिद को शहीद किया गया, आपके दोनों भाइयों को शहीद किया गया, और मैं आपको बताता हूं कि अगर यहाँ पे हमने रास्ता नहीं रोका, यही स्टेब्लिशमेंट और पंजाब के स्टेब्लिशमेंट आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और 1 महीने 20 दिन के बाद मोहतरमा वेलुद्दीन को शहीद किया गया। मैं इस बात का गवाह हूँ, अब्बासी साहब भी इस बात का गवाह है। और ये एक मौका है, आज जिस तरह आज बलोच वसाइल के पीछे जो है, इनके रेल बिल्डर के पीछे जो ये तमाम जो मंसूबे बनाए गए हैं, या पश्तूनों के वसाइल के पीछे वो ये सारे मंसूबे तैयार किए गए हैं, उस एक अरसे के लिए आपके 6 कनाल को भी उन्होंने ये रखा है सेफ पे, कहीं नहीं छोड़ेंगे। जब इस काम से बलूचिस्तान से ये फारग होंगे, ये पश्तूनख्वा से फारग होंगे, ये फिर सिंध की तरफ आएंगे, और कभी भी आपके इस पानी को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तो ये इसलिए एक ही आखिरी, मेरे एक सियासी वर्कर की हैसियत से हमारे नज़दीक हम कहते हैं कि ये अलायंस जो ये इत्तेहाद, ये आखिरी मौका है, ये उस तमाम महकूम कौमों के लिए, मजलूम आवाम के लिए, यहाँ के मेहनत कशों के लिए, यहाँ के तमाम जो महरूम तबकात है उसके लिए, कि उस इस इत्तेहाद को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। शुक्रिया।